नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। लखनऊ में सीएम योगी सहारनपुर का दौरा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण होगा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। सम्मेलन में भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता महेश भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आज सहारनपुर दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्या क्या कुछ कार्यक्रम उनके आज रहने वाले हैं? तो तुमन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे समय में सहारनपुर आ रहे हैं जब प्रदेश में किसी भी समय स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है जी। और मुख्यमंत्री जी, ये माना जा रहा है कि यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को एक संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा किया जा रहा है। और इस सम्मेलन के अवसर पर ही वे 50 करोड़ रुपए मूल्य की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण या शिलान्यास करेंगे। प्रद्युमन, चलिए ठीक है महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल बता दें कि विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित आज मुख्यमंत्री करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है। तो आज सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। दरअसल लखीमपुर खीरी के दौरे पर राज्यपाल, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर आनंदीबेन पटेल रहने वाली है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। डीएम एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का खुद जाकर जायजा लिया है, क्योंकि राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कई कार्यक्रम है जिसमें राज्यपाल शिरकत करेंगी। और आपको ये भी बता दें कि काफी उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता राजेश। जिस तरीके से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां? को बताना चाहेंगे कि लखीमपुर आज 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच रही है। 2 बजे उनका कार्यक्रम पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पुलिस लाइन में उनके उतरने की पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चौबंद की गई है। किसी भी प्रकार की कोई उनके कार्यक्रम में कोई खामी ना आने पाए, इसके लिए प्रशासन ने पूर्व ही रिहर्सल कर डेट में पूरी रिहर्सल कर लिया था। उसको जहाँ जहाँ जाना है उसके लिए पूरी तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है। लखीमपुर आने के बाद आज आनंदीबेन पटेल का जो कार्यक्रम है वो दीनदयाल विद्यालय में है। वहाँ पे वो बच्चों को सम्मानित करेगी। जो बच्चे टॉपर हैं उनको बच्चों को मेडल पटा के सम्मानित करेंगे। उसके बाद कल का उनका जो कार्यक्रम है वो पलिया जो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ थारू क्षेत्र का कल भ्रमण करेंगी। वहाँ पे अब कहाँ हो जाती है, अब ये कल ये प्रशासन की तरफ से क्लियर नहीं हो सका कि इस गाँव का उनका कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन कल उनका कार्यक्रम पलिया में थारू जनजाति के साथ में कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पे वो कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में उनके साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, उनके आनंदीबेन पटेल हैं और साथ में जिला प्रशासन है पूरी तरह से उनके साथ में मौजूद रहेगा। डीएमएसपी और जो भी वहाँ के जो स्थानीय जो डीएम है वगैरह हैं, ये सारे लोग वहीं पे मौजूद रहेंगे उनके साथ में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहाँ पर सभी लोग उनके साथ उपस्थित रहेंगे, ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। डीएम और एसपी ने खुद जाकर हर चीज़ का
जायजा लिया है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। मेरठ और दिल्ली दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहने वाले हैं। जाट समाज के सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दिल्ली में रोड शो में सम्मिलित होंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर दिल्ली में रोड शो हो रहे हैं, उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में रोड शो होंगे, जिसमें सम्मिलित वो भी होने जा रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर ये रोड शो आज दिल्ली में होने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मेरठ और दिल्ली दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली में रोड शो में सम्मिलित होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर ये रोड शो होने जा रहा है। भारत इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष आज अपने रोड शो को लेकर भी सम्मिलित होने जा रहे हैं और तमाम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, क्योंकि मेरठ और दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? और देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी चूंकि जाट समाज से आते हैं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी है। और पश्चिम में जिस तरीके से उनकी एक पकड़ है, अभी पिछले चुनाव में देखा हुआ किस तरीके से अपने दोबारा वहां से विधायक की जीत कराया और मंत्री भी बने, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का जो पद उनको दिया गया, तो निश्चित रूप से उनकी एक अपनी लोकप्रियता है। और इस समय खतौली में चुनाव है, एक वहां पर जाट एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो निश्चित रूप से मेरठ में भी अभी चुनाव होने इसके नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो संगठन को मजबूत करना। आज जो वहां पर कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा का स्थापना दिवस है। ऐसे में वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे वहां के लोगों को। उसके बाद उनका दिल्ली में कार्यक्रम है। दिल्ली में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, उसमें एक रोड शो है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका कहीं बाहरी प्रदेशों में भी रहती है, तो ये एक लोकप्रियता है। मुख्यमंत्री के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां पर रोड शो निकालेंगे और वहां के जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नगर निकाय के, उनको बड़ी बहुमत से जिताया जाए। तो ये एक शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से चाहे उपचुनाव की बात करें या फिर नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि पश्चिम का जो क्षेत्र है वो थोड़ा टिपिकल है। वहां पर जो आरएलडी है वो उसका कहीं न कहीं कांटे की टक्कर देते हैं जयंत चौधरी। तो वहां पर जिस तरीके से अभी आपने देखा भी होगा जो किसान आंदोलन एक बड़ा चला, हालांकि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 2022 में भाजपा की दोबारा सरकार बनी, लेकिन जिस तरीके से एक जीत होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पश्चिम में उनको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली है, तो उनको एक बार फिर से अपने जो संगठन को मजबूत करने के लिए, वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर ज्यादातर किसान हैं पश्चिम में और जाट और गुर्जर समाज से आते हैं, उनको कहीं न कहीं उनको अपने भारतीय जनता पार्टी में वापस लाना और उनको एक संदेश देना कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या कुछ कर रही है, या फिर आगे जिस तरीके से आने वाले चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी उनको जोड़ेंगे, किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे, इन सब चीजों को लेकर पश्चिमी दौरे पर लगातार भूपेंद्र चौधरी बने हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं, ऐसे में एमसीडी चुनाव को लेकर भी उनकी स्थगिरता लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अगर दिल्ली और मेरठ की बात करते हैं तो और कुछ विशेष कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे? देखिए, आज का 2 कार्यक्रम इनके हैं, दिल्ली और मेरठ में 2 कार्यक्रम हैं। फिलहाल चुनाव है, कहीं उत्तर प्रदेश में हर जिले में जा करके पहले भूपेंद्र चौधरी ने अपने संगठन को समझा, अपने लोगों को समझा और संगठन को और मजबूत करने के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2017 से जो भी चुनाव हो रहे उसमें अपनी विजय हासिल करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि लगातार चुनावी मूड में रहती है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करती है। और भारतीय जनता पार्टी अपने पहले बूथ स्तर पर काम करके जो सदस्य हैं, सदस्यता अभियान चला के सदस्य बनाती है, फिर कार्यकर्ता के रूप में विकसित करती है, यानी उसकी जड़ मजबूत करती है। तो वो लगातार भूपेंद्र चौधरी भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम रखी है। तो वही उसी हिसाब से लगातार हर जिले में लगातार दौरे कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस जिले में उनका दौरा होगा, कहां पर
क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, नगरीय जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, वहां पर लगातार उनके दौरे लगातार चल रहे हैं। जी ठीक है नो, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां जारी हैं और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर भी रोड शो में आज वो शामिल होंगे। मेरठ और दिल्ली दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो इसी बीच मैनपुरी से बड़ी खबर आ गई है। लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा की जनसभा होने जा रही है। आपको बता दें कि भोगांव के नेशनल डिग्री कॉलेज में ये जनसभा होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आज 12 बजे अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव के साथ होंगी प्रत्याशी डिंपल यादव, यानी कि उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगी, क्योंकि वहीं से वो प्रत्याशी भी है। आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, जिस तरीके से नेशनल डिग्री कॉलेज में आज 12 बजे जनसभा होने जा रही है, अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए इन्होंने अपनी रोज दिन जनसभाएं हो रही हैं। मैनपुरी में आज 3 जनसभाएं हैं, जिसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव तीनों लोग मंच साझा करेंगे और कार्यकर्ताओं में अपनी नई ऊर्जा पैदा करेंगे। हालांकि अभी चाचा शिवपाल जो आपसी मतभेद चल रहा था, वो आज मतभेद खत्म होने का आसार दिख रहे हैं, क्योंकि मतभेद मंच पे एक साथ जब बैठे होंगे तो वो सभी अपने कार्यकर्ताओं को और वोटरों को समझाने की कोशिश करेंगे और नई ऊर्जा देने का काम करेंगे। अगर चाचा शिवपाल कल से उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है और आज जो जनसभा में जो एक साथ दिखेंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और ये वोटरों को कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जनसभा का आज आयोजन किया जा रहा है, अखिलेश यादव, डिंपल यादव के साथ साथ और कौन पहुंचने जा रहा है? देखिए, इसमें डिंपल यादव होंगी प्रत्याशी, अखिलेश यादव होंगे और जो सूत्र कह रहे हैं उसके हिसाब से शिवपाल यादव भी शामिल होंगे, तेज प्रताप यादव भी शामिल होंगे, धर्मेंद्र यादव भी शामिल होंगे और प्रोफेसर रामगोपाल यादव। इन लोगों को ये साथ में होके ये मंच साझा करेंगे और कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे वोट के लिए। नदीम, आपसे कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था जहां पर अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात भी की थी। तो कहा जा सकता है चाचा भतीजे की जो दूरियां थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर ये जो मंच साझा करेंगे, इस मंच साझा करने से साफ साफ सिद्ध हो जाएगा कि जो मतभेद थे, जो दूरियां थी, वो खत्म हो गई। इसीलिए एक मंच पे एक साथ नजर आने लगे हैं और कार्यकर्ताओं को अपनी नई ऊर्जा देने का काम करने लगे हैं। चलिए ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि 12 बजे अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। इटावा सैफई में भाजपा की विधायक सरिता भदौरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो भाजपा विधायक सरिता भदौरिया खुलेआम बोल रही हैं कि सैफई के रावण का वध होना चाहिए। एक तरफ भाजपाई सपा मुखिया को सैफई में श्रद्धांजलि देकर हमदर्दी दिखाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक सरिता भदौरिया खुलेआम रावण बताकर वध करने की बात कह रही है। आप वीडियो को जरूर सुनें। अब सैफई के रावण का वध होना चाहिए और इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कह रही हूँ, बहुत ही सोच विचार करके सारे लोगों को इकट्ठा करके और इस बात की चर्चा करना कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। हम अगर चूक गए तो बरसों पीछे चले जाएंगे, इसलिए अब चूकने का अवसर नहीं है, अब जवाब देने का अवसर है और हम जवाब देकर रहेंगे। 5 तारीख को कमल की बटन दबाएंगे, जलपान नहीं करेंगे, सारे रिश्तेदारों को हमको बुलाना है, तमाम आगे पीछे के बदले लेने, तमाम आगे पीछे का व्यवहार अदा करना है। और हम लोग कहते हैं ना कि जिसका व्यवहार चला रह गया उसको कभी चैन नहीं मिलता, इसलिए उनका जो व्यवहार हमारे ऊपर चला है उसको हमें ब्याज सहित वापस करना है कि नहीं करना है। उस व्यवहार को हम ब्याज सहित वापस करेंगे, हम भूलेंगे नहीं। जब तुम्हारी बारी आए तो हाथ जोड़ लो और जब हमारी बारी आए तो लात मारने का काम करो, ये अब चलने वाला नहीं है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, 21 नवंबर को रायबरेली पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। तो आपको बता दें कि सोलन क्षेत्र में कई कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि कई परियोजनाओं की सौगात भी स्मृति ईरानी सोलन वासियों को देंगी। तो 21 नवंबर को रायबरेली पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। इस वक्त की बड़ी खबर, सोलन क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत भी स्मृति ईरानी करेंगी, कई परियोजनाओं की सौगात देंगी। और आपको बता दें कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 21 नवंबर को यानी कि कल सोलन क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी शिरकत करती हुई
नजर आएंगी और कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी यहाँ पर उनके द्वारा दी जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। 21 नवंबर को रायबरेली पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। सलोन क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत भी वो करेंगी। कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात उनके द्वारा दी जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 21 नवंबर को रायबरेली पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। तो आपको बता दें कि सलोन क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत भी वो करेंगी। साथ ही साथ कई परियोजनाओं की सौगात भी स्मृति ईरानी 21 नवंबर को सलोन वासियों को देंगी। तो आपको बता दें कि कल रायबरेली पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। सलोन क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत वो करेंगी। कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात उनके द्वारा दी जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने किया नियुक्ति पत्र वितरण। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। नवचयनित स्टाफ नर्सेस को भी नियुक्त किया गया है। नवनियुक्ति वितरण समारोह कार्यक्रम, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ, तो उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ भी प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दिया। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। ये सामूहिकता है, टीम भाव है। जब 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश बोलता है, एक साथ चलता है, एक साथ निर्णय लेता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाएं कभी कम नहीं हो सकती। मैं प्रारंभ से इस बात को मानता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारी है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, सबसे अच्छा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। तो फिर हमारा नौजवान पलायन क्यों करेगा? हमारे पास वो पोटेंशियल थी, लेकिन उसे सामने लाने, समय के रूप ढालने, उसे तकनीक के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं हो पाया था, उपेक्षित सा था। प्रदेश सरकार ने अनेक कदम विगत 5 वर्ष के अंदर उठाए। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगते ही दिल्ली में, उस समय की महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर और अन्य तमाम स्थलों पर उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक थे, उनके साथ वहां भेदभाव हुआ, तो उन्होंने अपने घरों की तरफ रुख किया।
बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे। हमने कहा उत्तर प्रदेश इन सबको लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो उनका अपना घर है और उत्तर प्रदेश के अंदर इनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमने उनकी स्किल मैपिंग कराई। एमएसएमई का हमारा सेक्टर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उन 40 लाख लोगों को हम लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ने या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिनके बारे में देश के अंदर चिंता व्यक्त हो रही थी। और इसी का परिणाम है कि विगत 5 वर्ष के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1,61,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टर्स में प्रदेश के अंदर किए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में आयोजित आजीविका महोत्सव में वो शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने 200 करोड़ से ज्यादा की 37 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें 39 करोड़ लागत की 20 योजनाओं का लोकार्पण और 259 करोड़ की 17 योजनाएं का शिलान्यास इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक पटाल बाजार को प्राचीन स्वरूप में चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकसित किए जाने की घोषणा की है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 21.83 करोड़ का लोन सांकेतिक रूप से वितरित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है। यदि किसी को उत्तराखंड की संस्कृति विशेषता को भलीभांति समझना हो तो एक बार उसे अवश्य अल्मोड़ा में कुछ समय बिताना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से और विशेष रूप से युवाओं से मिले हैं। आपको बता दें कि उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया है। प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। इस दौरान युवा साथियों और स्थानीय लोगों से सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का फीडबैक भी लिया है। युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी बहुत जरूरी है। खेल को हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम सभी मिलकर खेल इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तनमन के साथ शामिल होकर खेल के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने का संकल्प लें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जनपद चमोली के अंतर्गत गोचर के लोकप्रिय और ऐतिहासिक 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में शिरकत की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों सहित स्थानीय और घरेलू उत्पादों का निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर और मेलन के केंद्र हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं समूह के माध्यम से रोजगार उत्पन्न कर आत्मनिर्भर बढ़ रही हैं। सांस्कृतिक और व्यापारी मेले में 2022 और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने की, क्योंकि कहीं दिखती हैं तो कहीं मेयर दिखते हैं, विधायक दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे उत्तराखंड में सशक्त हो रही है और मजबूत। तो वहीं अभू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंदी के साथ ही चार धाम यात्रा को भी विधिवत समापन हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर देश विदेश के तमाम श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए यात्रा के सफल संचालन हेतु तमाम विभागों का भी आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि इस बार रिकॉर्ड 46.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन किए हैं। अकेले 17,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पुण्य कमाया। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।